सो यार कैसे हो आप लोग। फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में जिसमें मैं कॉन्ट्रैक्टेड फेज 2 की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। फ्रेंड्स, इसके पहले फेज यानी पहले पार्ट को देवेंद्र भाई ने अपने चैनल मूवीज रेंजर पर अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो वाली वीडियो को देख कर आओ, और अगर आप वो वाली वीडियो यानी कॉन्ट्रैक्टेड फेज 1 की कहानी को देख कर आ रहे हो तो बिना किसी देर के हम लोग इस फिल्म की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा आपने फिल्म के पहले पार्ट में देखा था, सैम अब तक ज़ॉम्बी में पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुकी होती है और उसने अपनी माँ को भी काट खाया होता है। यहीं पर बहुत सारे पुलिस वाले मौजूद होते हैं जो सैम के इस बिहेवियर को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और सैम के सिर पर वार करके इसे मार देते हैं। आगे हम सैम की बॉडी को देख पाते हैं जहाँ पर एक डॉक्टर इसका पोस्टमार्टम कर रहा होता है। आगे जब हमारी नजर डॉक्टर के फिंगर पर पड़ती है तब उस पर अबेंडेंट नाम का ये टैटू लिखा हुआ होता है। फ्रेंड्स, आपको इस अबेंडेंट वाले टैटू को याद रखना है क्योंकि इसका कनेक्शन फिल्म के लास्ट सीन से है। अब तक सैम के ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने वाली बात शहर के दूसरे लोगों को पता चल चुकी होती है। चूंकि रायली ने सैम के साथ फिजिकली इंटीमेट होने वाला कांड किया था, इसीलिए जब इस बात का पता रायली को चलता है तब वह दौड़ता हुआ जेम्स के पास पहुंचता है और अपना ब्लड चेकअप करवाता है। बात करें फ्रेंड्स हम लोग जेम्स की, तो जेम्स कोई और नहीं बल्कि रायली की बहन ब्रेंडा का हस्बैंड होता है। रायली यहाँ पर बैठा हुआ होता है कि इसके पीठ में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है। जब रायली अपना शर्ट खोलकर देखता है तो इसके पीठ में कुछ इस तरह के निशान होते हैं जिसमें एक नाखून का टुकड़ा फंसा हुआ होता है। बात करें फ्रेंड्स हम लोग इस नाखून के टुकड़े की, तो जब रायली सैम के साथ फिजिकली इंटीमेट हो रहा होता है तब सैम का नाखून यहाँ पर फंस गया होता है। आगे हम लोग रैली को डिटेक्टिव यंग के साथ देख पाते हैं। यहाँ पर डिटेक्टिव यंग इससे कहती है कि शहर में 4 लोगों की लाश हमें मिली है और 3 लड़कियां अभी भी मिसिंग है। जिन 4 लोगों की लाश हमें मिली है उसमें एलिस, निकी और सैम है, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम इन तीनों के करीब थे। क्या तुम्हें जो भी बात पता है वो तुम मुझे बता सकते हो? जिस पर रायली जो भी बातें इसे पता होती है वो डिटेक्टिव यंग को बता देता है। आगे डिटेक्टिव यंग इसे ब्रेंट जैफी यानी बीजे की तस्वीर दिखाते हुए पूछती है, क्या तुम इसे जानते हो? जिस पर रैली कहता है, हाँ मैंने इसे पार्टी वाले दिन सैम के साथ देखा था, पर मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पता है। इस छोटी सी मुलाकात के बाद रैली पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है, जहां यह नोटिस करता है कि कोई इस पर नजर रखे हुए है। पर रायली इस बात को इग्नोर करता हुआ अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाता है, जहां पर इसे इसकी बहन ब्रेंडा का कॉल आता है, जो इससे कहती है, जानते हो भाई, मैंने एक बुक लिखी है और इसी बुक के सिलसिले में मैंने एक पार्टी रखी है और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम अच्छे कपड़े पहनकर मेरी पार्टी में जरूर आओगे। शुरू में रायली अपनी बहन की बातों में तो नहीं आता, पर वह जल्द ही राजी हो जाता है और अपनी गाड़ी को ड्राइव करता हुआ अपने घर पर पहुंचता है, जहां इसकी मुलाकात इसकी दादी माँ से होती है। यहाँ पर रायली कुछ देर तक अपनी दादी माँ से बात करता है और फिर अपने बेड पर सोने चला जाता है। इसी क्रम में हम लोग ब्रेंट जैफ यानी बीजे को देख पाते हैं, जो किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ रंगरलियां मना रहा होता है, और जब इसकी मनसा पूरी हो जाती है तब वह कार की खिड़की को खोलकर 200 के बदले $50 जमीन पर फेंक देता है। और जब ये प्रोस्टिट्यूट पैसे उठाने के लिए झुकती है तो पीछे से बीजे आकर इसकी गर्दन में नशे की सुई देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह जब रायली जॉगिंग के बाद अपने घर पर लौटता है तो ब्रश करने के क्रम में इसके दांतों में इसे दर्द महसूस होता है। जब यह अपनी दांतों को टच करके देखता है तो इसका दांत अपने आप बाहर आ जाता है। आगे इसके पीठ में भी इसे दर्द महसूस होता है। जब वह अपने पीठ में बने हुए घाव को टच करता है तो यहाँ से इसे पस निकलते हुए दिखाई पड़ता है। आगे वह अपने घाव में दवा वगैरह लगाकर इसे ठीक करने की कोशिश करता है और फिर बाथरूम से बाहर निकलता है, जहाँ इसकी नजर टीवी पर पड़ती है, जिसमें ये न्यूज आ रही होती है कि ज़ॉम्बी का इन्फेक्शन शहर में तेजी से बढ़ रहा है और लोग धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। गवर्नमेंट इन सारे चीजों के लिए ब्रेंट जैफरी यानी बीजे को जिम्मेदार मानती है, क्योंकि जिस भी लड़की के साथ बीजे को देखा गया है वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गई है। बात करें फ्रेंड्स हम लोग रायली के दादी माँ की, तो इनकी तबीयत पुराने टाइम से ही खराब चल रही होती है और हार्पर नाम की एक नर्स इनकी हर समय केयर किया करती थी या फिर इनकी ब्लड वगैरह चेक किया करती थी। आज वो दिन फिर से होता है जब हार्पर इनके घर पर आती है और इनका ब्लड वगैरह चेकअप करना शुरू करती है। यहीं पर रायली मौजूद होता है, जो अपनी दादी और हार्पर को देख रहा होता है कि तभी इसके पास जेम्स का कॉल आता है
और यह जेम्स के कॉल को पिकअप करने के लिए अपने कमरे में जाता है। आगे इसे जेम्स से पता चलता है कि इसके ब्लड में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है और यह पूरी तरह से सेफ है। इस बात को सुनने के बाद रायली काफी खुश होता है और अपने कमरे से बाहर आता है। दादी माँ हार्पर को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, वहीं दूसरी तरफ हार्पर भी रायली को खूब चाहती थी। चूंकि रायली के सारे फ्रेंड्स या तो मर चुके थे या फिर इससे दूर हो चुके थे, इसीलिए यहाँ पर दादी माँ रायली को हार्पर के साथ घूमने जाने को कहती है, जिस पर हार्पर भी हंसी खुशी राजी हो जाती है। आगे ये दोनों शाम में बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। चूंकि रायली की दीदी ने इसे शाम में पार्टी में बुलाया था, इसीलिए रायली हार्पर को लेकर दीदी की पार्टी में पहुंचता है। आगे हम लोग बीजे को देख पाते जो बेहोश करके लाए हुए प्रोस्टिट्यूट पर ज़ॉम्बी का वायरस डाल करके इसे ज़ॉम्बी में तब्दील कर चुका होता है और इसके अंदर में आ रहे चेंजेस को अपने पास रिकॉर्ड कर रहा होता है। दरअसल बात ये होती है फ्रेंड्स कि यही वह इंसान था जो बहुत सारे लड़कियों के साथ इंटीमेट हो करके उनके अंदर में ज़ॉम्बी का वायरस छोड़ा करता था और इसी वजह से पिछले पार्ट में सैम ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गई थी। आगे हमारी नजर डिटेक्टिव यंग पर पड़ती है जो अपने खोज पड़ताल से बीजे की लोकेशन का पता लगा लेती है और इसकी लोकेशन पर पहुंचती है। यहाँ पर बीजे तो नहीं मौजूद होता है, पर इसे यहाँ पर प्रोस्टिट्यूट की लाश दिखाई पड़ती है जो अब तक एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गया होता है। यहाँ पर ये ज़ॉम्बी डिटेक्टिव यंग पर हमला करके इसे काट खाने की कोशिश करता है, पर डिटेक्टिव यंग अपने हाथ में पड़े हुए बंदूक से इस पर लगातार हमला करती है और इसे मार देती है। जब हार्पर के साथ रायली पार्टी में पहुंचता है तो इसकी तबीयत अचानक से खराब होने लगती है और इसे तरह तरह की आवाजें सुनाई पड़ने लगती है। रायली जैसे तैसे करके खुद को संभालता हुआ डाइनिंग टेबल पर बैठता है जहां पर हमें बहुत सारे खाने दिखाई पड़ते हैं। आगे हमारी नजर रायली की नाक पर पड़ती है जिसके अंदर से ढेर सारा खून निकलने लगता है जो टेबल पे रखे हुए खाने में गिर जाता है। यहाँ पर रायली फिर से खुद को संभालता हुआ वॉशरूम में पहुंचता है जहां पर वह अपने नाक से निकलने वाले खून को रोकने की कोशिश करता है, पर यहाँ का माजरा ही कुछ और होता है। इसके नाक से निकलने वाले खून की रफ्तार और ज्यादा तेज होने लगती है। यहाँ पर रायली अपने नाक से निकलने वाले खून को रोकने की कोशिश कर रहा होता है कि वॉशरूम के बाहर हार्पर आ जाती है जो इससे कहती है, क्या तुम ठीक हो? अगर तुम ठीक नहीं हो तो हम लोग कहीं बाहर चल सकते हैं, अगर तुम चाहो तो हम लोग ड्रिंक करने भी चल सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद रायली हाँ में जवाब देता है और कुछ इस तरह से ये दोनों बार में पहुंचते हैं जहां ये दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे से अपनी पसंद नापसंद की चीजों को शेयर करते हैं, जिससे इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और हार्पर रायली को किस करती है। आगे वह वॉशरूम में चली जाती है। इसी क्रम में हम लोग रायली को देख पाते हैं जिसकी तबीयत फिर से खराब होने लगती है और इसे तरह तरह की आवाजें सुनाई पड़ने लगती है। यहीं पर कोई इंसान पीछे से आता है और रायली के कंधे पर हाथ रखता है। यहाँ हम लोग फिर से नोटिस करते हैं कि इसके हाथों पर अबेंडेंट वाला टैटू है। यहाँ पर यह इंसान रायली को बार से बाहर ले जाता है और इस पर गुस्साते हुए कहता है, तुम्हें वो चीज सैम के साथ नहीं करनी चाहिए थी जो तुमने सैम के साथ किया। मैंने वो इन्फेक्शन सैम के अंदर डाला था और अब वो इन्फेक्शन तुम्हारे अंदर पहुंच गया है। तुम भी सैम की तरह सर के मरोगे। चूंकि रायली की तबीयत पहले से ही खराब होती है, इसीलिए रायली इसकी बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दे पाता और वह बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब रायली की आंखें खुलती है तब वह बेड पर होता है और इसकी आंखें बहुत ज्यादा लाल हो गई होती है। रायली अपने वॉशरूम में पहुंचता है जहां वह सुसु करने के क्रम में नोटिस करता है कि इसके शरीर से ढेर सारा खून निकल रहा है। आगे इसकी नजर इसके ही चेहरे पर पड़ती है जहां इसे एक कीड़ा इसकी स्किन के अंदर दिखाई पड़ता है। इस चीज को देखकर रायली बहुत ज्यादा डर जाता है और हड़बड़ी में अपनी टी शर्ट उतार कर देखता है जहां उसे अपने शरीर के दूसरे हिस्से में भी बहुत सारे कीड़े चलते हुए दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने इसके स्किन के अंदर ही अंडे दे रखे होते हैं। रायली दौड़ता हुआ जेम्स के घर पर इसके बेडरूम में पहुंचता है जहां वह देखता है जेम्स अपनी बीवी के साथ फिजिकली इंटीमेट हो रहा होता है। इस चीज को देखकर रायली को थोड़ा बुरा लगता है और वह दरवाजे के बाहर आ जाता है। आगे जब जेम्स इसके पास आता है तो रायली अपनी सूरत इसे दिखाते हुए कहता है, भाई तुमने मेरा चेकअप किस तरह से किया था कि मेरी ये हालत हो गई है। जिस पर जेम्स कहता है, शहर में तकरीबन 35 नए मामले मिले हैं और वो सब तुम्हारी तरह हैं।
उन सारे लोगों को सरकार ने क्वारंटाइन कर दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए और तुम्हें भी क्वारंटाइन में रहना चाहिए। जवाब में रायली कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों की शुरुआत बीजे से हुई थी। अगर मैं बीजे को किसी तरह से मार दूंगा तो लगभग पहले जैसी सारी चीजें हो जाएगी। इस बात को सुनने के बाद जेम्स इसे रोकने की कोशिश करता है, पर रायली यहाँ पर नहीं रुकता और दौड़ता हुआ एक पास के स्टोर में पहुंचता है, जहाँ से वह रबिंग अल्कोहल, एक नाइफ और कुछ धागे लेकर यहाँ के ही वॉशरूम में पहुंचता है। यहाँ पर रायली बियर पीते हुए अपने शरीर में मौजूद सारे कीड़े को बाहर निकालता है और फिर अपने घाव को सिलता हुआ यहाँ से बाहर निकलकर बीजे को तलाशने लगता है कि ऐन मौके पर इसे याद आता है कि हार्पर ने इसे बीते रात किस किया था और हो सकता है हार्पर भी इन्फेक्टेड होगी। इसी क्रम में हम लोग हार्पर को देख पाते हैं जो अपने मेडिकल कॉलेज में होती है और इसकी भी आंखें रायली की तरह लाल हो गई होती है। यहाँ पर रायली जैसे तैसे करके पहुंचता है जो हार्पर से साथ में चलकर बीजे पर हमला करके उसे मारने को कहता है। शुरू में हार्पर तो इस बात के लिए राजी नहीं हो पाती, पर अपनी तबीयत को खराब होते देख वह राजी हो जाती है और रायली के साथ निकल पड़ती है। इसी क्रम में हम लोग डिटेक्टिव यंग को देख पाते हैं जिसके पास केमिकल बायोलॉजिकल डिफेंस से सीबीडी का स्पेशल एजेंट डाल्टन आता है और इससे बात करना शुरू कर देता है। यहाँ पर इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि बीजे पहले से गवर्नमेंट को तरह तरह के तरीके से ब्लैकमेल करता आया है और इस वायरस फैलाने वाली बात भी उसने गवर्नमेंट को पहले थ्रेट किया था। यहाँ पर यंग कहती है, मुझे भी लगता है कि बीजे इस बीमारी को फैला रहा है। यहाँ पर डाल्टन कहता है, वह बीमारी नहीं फैला रहा है बल्कि वह खुद ही बीमारी है। अगर हम किसी तरह से बीजे को पकड़ लेंगे तो हम लोग इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। अब तक शहर में ज़ॉम्बी की संख्या काफी बढ़ रही होती है, इसीलिए डिटेक्टिव यंग अपने आदमियों के साथ शहर में बाहर निकलती है और एक एक ज़ॉम्बी को खोजकर उन्हें मारने की कोशिश करती है। इसी क्रम में हमारी नजर रायली और हार्पर पर पड़ती है जो अपने एक दोस्त जैन के पास पहुंचते हैं। बात करें फ्रेंड्स हम लोग जैन की, तो जैन ड्रग और आर्म डीलर होता है जो चुपके से नौजवान लोगों को आर्म या फिर ड्रग सप्लाई किया करता था। यहाँ पर रायली जैन से कुछ हथियार मांगता है जिस पर जैन हंसी खुशी राजी हो जाता है और इसे कई हथियार दे देता है कि ऐन मौके पर रायली को याद आता है कि जिस पार्टी से ये सारा कुछ कांड शुरू हुआ था वहां पर जैन भी मौजूद था और जैन ने ही बीजे को इनवाइट किया था। इस बात को सोचने के बाद रायली को काफी गुस्सा आता है और वह जैन को गन पॉइंट पर लेता हुआ इससे बीजे के ठिकाने के बारे में पूछता है और फिर इसे मारने की भी धमकी देता है। चूंकि रायली और हार्पर इन्फेक्टेड थे, इसीलिए डिटेक्टिव यंग इनका पीछा करते हुए जैन के ठिकाने पर पहुंचती है और जैन के कुछ बोलने से पहले रायली और हार्पर को यहां से गिरफ्तार करते हुए हॉस्पिटल में ले जाकर इन्हें क्वारंटाइन कर देती है। हॉस्पिटल में पहुंचने के तुरंत बाद हार्पर की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है और वह यहीं पर मर जाती है। जब रायली हॉस्पिटल में बेड पर पड़ा हुआ होता है कि इसके पास डिटेक्टिव यंग आकर इससे पूछती है कि जो भी तुम इस केस के बारे में जानते हो वो मुझे बता दो ताकि मैं इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व कर दूं। यहाँ पर रायली कुछ बोल पाता कि इससे पहले पुलिस वाले कुछ यहाँ पर आ जाते हैं जो डिटेक्टिव यंग को यहाँ से दूर लेकर चले जाते हैं। इसी क्रम में हम लोग रायली के पास एक इंसान को आते हुए देख पाते हैं जो कोई और नहीं बल्कि बीजे होता है। यहाँ पर बीजे रायली से बात करने की कोशिश करता है कि पीछे से यहीं पर डिटेक्टिव यंग इसके पास आ जाती है। अपने सामने डिटेक्टिव यंग को देखकर बीजे अपने कोट को उतार देता है जिसमें उसने ऑलरेडी बम प्लांट कर रखा होता है। यहाँ पर डिटेक्टिव यंग जरा सा भी इसे न हिलने को कहती है, पर बीजे इसकी बातों को अनसुनी करता हुआ आगे बढ़ते जाता है और हॉल में पहुंचता है। हॉल में पहुंचने के बाद वह अपने पास से एक गन निकालता है और इन सारे लोगों पर हमला करके इसे मारने की कोशिश करता है जिसमें डिटेक्टिव यंग भी घायल हो जाती है। इसी क्रम में हमारी नजर रायली पर पड़ती है जो चुपके से बीजे के पीछे आता है और इसे मारने की कोशिश करता है। चूंकि यह पहले से बीमार पड़ा होता है इसीलिए यहाँ पर यह कमजोर पड़ता है और बीजे इस पर गोलियां चलाकर इसे मार देता है और फिर डिटेक्टिव यंग की तरफ बढ़कर इस पर भी गोलियां चलाकर इसे मारने की कोशिश करता है। मरने के बाद रायली तुरंत ही ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उठ खड़ा होता है। यहाँ पर सबसे पहले इसे बीजे दिखाई पड़ता है जो बस डिटेक्टिव यंग पर हमला करने वाला होता है। यहाँ पर ज़ॉम्बी बना रायली सबसे पहले बीजे पर हमला करता है और इससे काट खाकर इसका खून पीता है। आगे ज़ॉम्बी बने रायली की नजर डिटेक्टिव यंग पर पड़ती है जो इस पर भी हमला करके इसे काट खाने की कोशिश करता है,
पर डिटेक्टिव यंग अपने पास पड़े हुए बंदूक से लगातार इस पर हमला करती है और इसे यहीं पर मार गिराती है। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग बीजे को हॉस्पिटल में देख पाते जहां पर इसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक होती है। यहीं पर एक डॉक्टर आता है जिसकी उंगलियों पर हम लोग अबेंडेंट वाले टैटू को देख पाते हैं। यहाँ पर ये डॉक्टर बेहोश हुए बीजे से कहता है हमारा मकसद बस पूरा होने ही वाला है। इस डॉक्टर के इतना कहते ही यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, इस फिल्म के आगे की कहानी कॉन्ट्रैक्टेड फेज 3 में दिखाई गई है जो अगले साल रिलीज होने वाली है। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे इस डॉक्टर या फिर बीजे की उंगलियों पर अबेंडेंट वाला टैटू क्यों था। दरअसल बात ये थी फ्रेंड्स कि ये सारे लोग एक टेररिस्ट ग्रुप से बिलोंग करते थे जिनका मेन मकसद बस यहाँ पर वायरस फैलाकर लोगों को तंग करते हुए सरकार से पैसे ऐंठना था। ये सारे लोग पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी वाले वायरस को फैलाना चाहते थे और फिर इसके एंटीटोड को बेचकर ढेर सारे पैसे कमाना चाहते थे। तो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म की पूरी एक्सप्लेनेशन। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? आप मेरे एक्सप्लेनेशन को 10 में से कितनी रेटिंग दोगे? आप अपनी रेटिंग कमेंट में जरूर लिखना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना और आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप इस मूवी की लिंक को चाहते हो तो मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना। सो यार, ये वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।